Today we will discuss drug-nutrient interactions, and this becomes especially important with individuals belonging to old age groups. Drug is basically a medicine that helps to recover from illness. We can also define drug as any substance which modifies one or more of the body functions, and ultimately we feel relief from the health issue. बेसिकली किसी भी बीमारी से रिकवरी के लिए जो चीज़ हमें हेल्प आउट करती है उसके लिए हम वर्ड ड्रग यूज करते हैं. Mostly drugs are administered through the oral route, and in some special circumstances intravenous route is also used. Orally administered drugs are absorbed from the GIT tract through a number of distinct mechanisms. Similarly, whatever we eat, ultimately it is converted into its basic nutrients, and these nutrients are again absorbed through the similar mechanism. Resultantly, there will be a competition between drug as well as nutrient, and ultimately this competition will alter the absorption of either drug or nutrient or both. दोनों के लिए भाई इंटेरल रूट यूज किया जा रहा है. हमारा GIT सिस्टम जो ऑलमोस्ट अगर इसको स्ट्रेच किया जाए तो 10 मीटर इसकी लेंथ बनती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ एंड एंडिंग एट द एनस. अब जब फूड के लिए तो ये रूटीन में यूज हो रहा है GIT ट्रैक जो है, लेकिन अगर कोई हेल्थ इशू हो, कोई इलनेस आ जाए तो फिर हम साथ मेडिसिन भी लेते हैं. अब मेडिसिन भी 4 स्टेप्स जो कि डाइट के लिए जरूरी हैं, जैसे इंजेक्शन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है और मेटाबॉलिज्म है. यही रूट जो है वो ऑलमोस्ट ड्रग फॉलो करती है. ये भी हमें इंजेस्ट करनी होती है, इसने भी डाइजेस्ट होना है, इसने भी एब्जॉर्ब होना है और इसने भी अपना मेटाबॉलिज्म करना है. लेकिन मेटाबॉलिज्म करने के लिए इसको साइट ऑफ एक्शन तक भी जाना है, जिसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, और वहां पे अपना काम करके बायो एक्टिवेशन का प्रोसेस होगा. ऐसे मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होंगे कि जो अगेंस्ट द डिजीज इफेक्टिव साबित होंगे. और एक बड़ी अहम चीज है कि मेटाबॉलिज्म के बाद ड्रग जो है ना, इसको बॉडी में स्टे नहीं करना चाहिए. हेंस इट शुड बी एक्सक्रीटेड, and same excretory route is also used for the drug as for the food. So there are chances of interaction between nutrients and the drugs. और ये कहाँ पे हो सकते हैं? ये बाहर भी हो सकते हैं बिफोर इंजेक्शन. यानी अगर आप किसी मेडिसिन को उसके अंदर कोई ऐसी फूड मिक्स करते हैं मास्क करने के लिए, तो कड़वी दवाई है भाई, आप बच्चों को पिलाना चाहते हैं, आप उसमें शुगर ऐड कर देते हैं या दूध ऐड कर देते हैं या कोई ऐसी चीज जिससे उसके नेगेटिव करैक्टर जो कि टेस्ट को अफेक्ट करते हैं उसको हम मास्क करना चाहते हैं, तो ड्रग जो है ये प्रेसिपिटेट कर सकती है, बाहरी रिएक्शन हो जाएगा, अभी बॉडी के अंदर नहीं गया स्टफ, तो रिएक्शन जो है वो इंजेक्शन से इवन पहले हो जाएगा. इसी तरह नेक्स्ट फेज जो है वो डाइजेशन में कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है. नो डाउट एंटीसिड्स जो हम यूज करते हैं या ऐसी मेडिसिन जो एसिडिटी को रेगुलेट करती हैं, तो उससे हमारा डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो अफेक्ट होता है. लेकिन आगे कंपटीशन मेन कहाँ पे आएगा? अगेन एब्जॉर्प्शन पे. बाज दफा ड्रग की एब्जॉर्प्शन जो है वो न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर देती है, और बाज दफा न्यूट्रिएंट जो है वो ड्रग की एब्जॉर्प्शन को इंटरफियर करता है. इसी तरह फिर नेक्स्ट फेज जो है वो मेटाबॉलिज्म की आ जाएगी, और लास्टली एक्सक्रीशन. तो बाज दफा ऐसा कम्बिनेशन बन जाता है न्यूट्रिएंट और ड्रग का कि ड्रग जो है ना वो न्यूट्रिएंट को एक्सक्रीट नहीं होने देती,
या न्यूट्रिएंट जो है वो ड्रग को एक्सक्रीट नहीं होने देता। तो आज हम इन्हीं चीज़ों को जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये जो मैकेनिज्म है या जो इंट्रैक्शन है, it is defined as an alteration of the pharmacokinetics and pharmacodynamics of drug absorption or of a nutritional element or a compromise in the nutritional status as a result of addition of a drug. अब इसमें दो वर्ड्स जो बेसिकली कह लें कि फार्मेसी की फार्माकोलॉजी की ब्रांचेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स यानी ये इंटरेक्शन क्या होता है, जब न्यूट्रिएंट और ड्रग आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो अल्टीमेटली फार्माकोडायनेमिक्स जो है वो डिस्टर्ब होगी या फार्माकोडायनेमिक्स डिस्टर्ब होगी। अब इन दोनों को हम देख लेते हैं कि ये चीजें क्या होती हैं। फार्माकोडायनेमिक्स इज बेसिकली ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी डीलिंग विद द कोर्स ऑफ एक्शन, यानी जो हमने मेडिसिन ली है वो क्या रूट फॉलो करती है, क्या वो इंजेक्शन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये उसका पूरा एक कोर्स ऑफ एक्शन होगा, कैसे वो एक्ट करती है जाके। फाइनली जिस पर्पस के लिए हमने यूज किया है उसको वो कैसे अचीव करती है। इफेक्ट्स एंड ब्रेकडाउन ऑफ ड्रग्स विद इन द बॉडी, और एक्शन के बाद फिर उसको बॉडी से कैसे एक्सक्रीट करना है। तो ये सारी जो इस तरह की चीजें हम स्टडी करेंगे, इनको हम फार्माकोडायनामिक्स बोलेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स is also a branch of pharmacology which studies the fate of pharmacological substance, means drug in the body. अब इसकी फेट के अंदर क्या चीजें आ जाएंगी, इसकी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। तो दोनों का डिफरेंस भाई याद रखिएगा। There are 4 stages in the life cycle of a drug. Stage 1, drug dissolves in a usable form in the stomach, यानी डिसइंटीग्रेट होगी और उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी कि इसको एब्जॉर्ब किया जा सके। चाहे आप टैबलेट लेते हैं, चाहे आप जेल फॉर्म में या कोई कैप्सूल फॉर्म में स्टफ लेते हैं, इट शुड बी डिसॉल्व्ड बिफोर एब्जॉर्प्शन। सेकंड स्टेज इज ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड into the blood and then transported to the site of action. This is also very much important. For example, अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, कोई इंडिविजुअल है उसको डायरिया या किस तरह का प्रॉब्लम भी साथ साथ चल रहा है या वॉमिटिंग का इशू भी है, तो बाज़ दफ़ा ड्रग की एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब हो जाती है। एब्जॉर्प्शन से पहले ड्रग जो है ना वो वॉमिट की फॉर्म में या डायरियल फॉर्म में स्टूल के साथ जो है वो बॉडी से एग्जिट कर जाती है, तो फिर वो उतनी इफेक्टिव उसकी डोजेज जो है वो नहीं होती। थर्ड स्टेज इज बॉडी रिस्पॉन्स टू द ड्रग एंड देन ड्रग परफॉर्म्स अ फंक्शन, यानी जो उसका एक्चुअल काम था, ड्रग डिलीवर हो चुकी है उस साइट ऑफ एक्शन तक और वहां उसने बॉडी को रिस्पॉन्ड करना है थ्रू इट्स एक्शन और थ्रू इट्स फंक्शन। एस्प्रिन है, डिस्प्रिन है, पैरासिटामोल है, ओपन दी काउंटर ये ड्रग्स मिल जाती हैं और मोस्टली हम हेडिक या फीवर इस केस में इनको फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, हर घर के अंदर यूज होती हैं। तो डिस्प्रिन खाने के बाद, पैनाडोल खाने के बाद इंडिविजुअल जो है वो फील करता है कि विद इन हाफ एन आवर और उसकी हेडेक जो है वो खत्म हो जानी चाहिए और उसका फीवर जो है वो लोअर साइड पे जाना चाहिए। अब ये सारा कुछ किस मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है, ये एक अलग चीज है, लेकिन ड्रग हैज रिस्पॉन्डेड इन द बॉडी और अल्टीमेटली उसने अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म किया है, उसने हमें पेन से रिलीफ प्रोवाइड किया है, हमारा फीवर जो है उसको लोअर किया है। अब ये काम उसने कर लिया है, इसके बाद उसका वहां नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स के लिए बॉडी में कोई स्टोरेज ऑर्गन नहीं है।
drug is excreted from the body either by the kidneys, the liver, or the both. And these are the same routes of excretion for the waste products of food metabolism. Mechanism of drug nutrient interactions. How many types of interactions are possible? We will discuss one by one. So overall, there are 6 types of interactions. Drugs can alter food intake. यानी हमारा खाना पीना डिस्टर्ब हो जाएगा. और ये आम प्रैक्टिस है कि अगर आप मेडिसिन भी साथ ले रहे हो, चाहे वो फीवर की थी या कोई पेन रिलीवर थी, तो अल्टीमेटली या एंटीबायोटिक आप यूज करते हैं तो हमारा मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है. ठीक है, मुंह का इन्वायरमेंट खराब हो जाता है. बाज दफा सलाइवा की प्रोडक्शन नहीं इतनी हो पाती, तो अल्टीमेटली हमारा खाना पीना डिस्टर्ब हो जाएगा. इसके अलावा वॉमिटिंग के इशू आ जाना, इन चीजों को भी हम देखते हैं. सेकंड मैकेनिज्म कैन बी एट एब्जॉर्प्शन स्टेज. और ये इंट्रैक्शन एब्जॉर्प्शन स्टेज पे 2 डायमेंशनल हो सकता है. कि ड्रग्स जो है ना वो न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब कर देती हैं, और इसी तरह बाज दफा न्यूट्रिएंट या फूड जो है वो ड्रग की एब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब करती है. और अक्सर हम ये चीजें देखते हैं या डॉक्टर से पूछते हैं कि मेडिसिन जो है वो हम खाना खाने से पहले लेंगे या खाना खाने के बाद लेंगे या खाने के साथ लेंगे. और ये हम जब आगे डिटेल से देखेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी कि कौन सी ड्रग्स को बिफोर मील यूज करना जो वो बेहतर है. या जर्नल टिप्स में हम देखेंगे कि ज्यादा सेफ साइड क्या है. क्या खाली मैदे के साथ जो है, खाली स्टोमिक के साथ जब हमें ड्रग लेनी चाहिए, या स्टोमिक जब वो पहले फिल्ड होना चाहिए फूड के साथ और फिर हमें ड्रग लेनी चाहिए. प्लस माइनस दोनों में एग्जिस्ट करते हैं. फोर्थ वन इज ड्रग न्यूट्रिएंट कैन इंटरेक्ट एंड अल्टर मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म वो फेज है जिसके नतीजे में ड्रग जो है वो अपने मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होती है और अल्टीमेटली वो साइट ऑफ एक्शन पे एक्ट करके बॉडी के अंदर जो भी नेगेटिविटी जो है या जो भी इलनेस है उसको ट्रीट करने में हेल्प आउट करती है. और फूड या न्यूट्रिएंट के केस में मेटाबॉलिज्म वो फेज है जिससे फूड में से हम कैटालिटिक पाथवे भी फॉलो हो जाता है, एनाबॉलिक पाथवे भी फॉलो हो जाता है. न्यूट्रिएंट्स हैं वो दे आर मेड पार्ट ऑफ बॉडी, और बाज दफा न्यूट्रिएंट्स जो उनको दे आर यूज फॉर द एनर्जी. तो मेटाबॉलिज्म इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. और अगर यहाँ पे इनका इंट्रैक्शन हो जाता है और उसके नतीजे में या ड्रग डिस्टर्ब होती है या फूड डिस्टर्ब होती है तो अल्टीमेटली बॉडी सफर करेगी. एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्टेज इज related to the excretion, either the excretion of nutrient or the excretion of the drug. So drug can alter nutrient excretion. अब हाफ लाइफ बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी. चीज जो है उसको अपना काम करना चाहिए, उसके बाद बॉडी में से एलिमिनेट हो जाना चाहिए. लेकिन अगर वो बॉडी के अंदर ही रोटेट करती रहती है, ब्लड के साथ ही सर्कुलेट करती रहती है, तो अल्टीमेटली वो कैपिलरीज को या टिश्यूज को या ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती हैं. और डाइट के अंदर अगर कुछ टॉक्सिक कंपाउंड्स थे, एंटी न्यूट्रिएंट्स थे, तो स्पेशली ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं. इसी तरह फूड्स कैन अल्टर ड्रग एक्सक्रीशन. फूड के अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं कि जो ड्रग को अपने साथ बाइंड कर लेते हैं और अल्टीमेटली ड्रग को लेके वो साथ घूमते रहते हैं बॉडी के अंदर until unless they are excreted. तो भाई ये 6 जो मैकेनिज्म हमने यहाँ पे एनलिस्ट किए हैं, अब हमने वन बाय वन इनको देखने और इसमें मैकेनिज्म्स और उनके साथ उनकी एग्जांपल्स दी गई हैं. ये होता क्या है प्रोसेस बेसिकली.
और आगे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जहाँ पे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होगी, न्यूट्रिएंट लिखा जाएगा और उसको किसी ड्रग के साथ लिंक किया जाएगा, और बाज़ जगह पे ड्रग जो है ना उसको न्यूट्रिएंट के साथ लिंक किया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी mechanism 1. Drug and nutrient interaction can alter food intake. यानी खाना पीना जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। खाना पीना डिस्टर्ब होगा तो अल्टीमेटली वेट जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन होना शुरू हो जाएगी। तो मेडिसिन जो है ना वो फूड की तरह नहीं यूज की जाती। मेडिसिन जो है वो एंटीबायोटिक्स हैं, तो 4 to 5 डेज नॉर्मली जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है उसके बाद उनको खत्म कर देना चाहिए। रूटीन में फूड की तरह मेडिसिन लेना डेंजरस है। ये पेप्टिक अल्सर का बायस बन सकती है, या बॉडी के अंदर और भी कई किस्म के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट इंट्रैक्शन विच अल्टीमेटली आल्टर द एपिटाइट। यानी कुछ लोगों में जब वो मेडिकेशन ले रहे होते हैं तो उनकी भूख उड़ जाती है, उनका खाना पीना डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसमें स्पेशली एक ड्रग का नाम यहाँ पे लिखा गया है, जो कि बेसिकली एम्फीटामीन। एम्फीटामीन यहाँ पे ड्रग्स के जो है ना वो उनकी जो क्लास है या उनका ग्रुप जो है ना वो बेसिकली लिखा गया है। ब्रांड नेम्स जो है वो डिफर कर सकते हैं। आप फार्मेसी पे जाके अगर मेडिसिन जो है वो एम्फीटामीन, तो वो आपको कोई जो जेनेरिक नेम होगा उसके हिसाब से मेडिसिन दे देंगे। अब ये मेडिसिन बेसिकली यूज किस लिए की जाती है? ये नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। मूड जो है ना, स्पेशली जो डिप्रेसिव मूड होता है उसको अपलिफ्ट करती है, खत्म करती है। डिप्रेशन को खत्म करने के लिए यूज होती है। इसके अलावा ये मेडिसिन जो है वो ओबेसिटी वगैरह के केस में भी इसको यूज किया जाता है। तो इंटेंशनली अगर इस मेडिसिन को यूज किया जाता है तो एक पर्पस क्या हो सकता है? तो ओबेसिटी को कंट्रोल करना है। और वो कैसे होगी कि एपिटाइट डिस्टर्ब हो जाएगी और बंदे का दिल नहीं करेगा इतना खाने को जितना वो स्टफ नॉर्मली यूज करता था, तो अल्टीमेटली उसका वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और अगर इसको मूड जो है उसकी एलिविएशन के लिए यूज किया जाता है तो वहां पे नेगेटिव साइड पे अगर इसका इम्पैक्ट देखें तो वो एपिटाइट का डिस्टर्ब होना होगा। सेकेंड इज द इंटरफियरिंग विद द टेस्ट और स्मेल। यानी कुछ मेडिसिन ऐसी हैं कि जो जुबान का टेस्ट जो है या नाक से जो हम स्मेल करते हैं उसको डिस्टर्ब करती हैं, और उसके नतीजे में भी फूड का इनटेक डिस्टर्ब हो जाएगा। इसमें एक एग्जांपल दी गई है मेडिसिन। ये बेसिकली डिफरेंट टाइप की जो स्किन डिजीजेज हैं उसमें यूज होती है, और इसके अलावा कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती है। इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स के तौर पे यूज होती है। ठीक है, तो आप सिंपली ये याद रख लें कि मेथोट्रेक्सेट जो है ये बेसिकली कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। अच्छा, मोस्टली ब्रॉडली अगर हम देखेंगे ना तो ज्यादातर मेडिसिन यहाँ पे एंटीबायोटिक्स होंगी, या फिर वो कैंसर के अगेंस्ट जो है ना उनका इम्पैक्ट होगा, या कुछ ऐसी होंगी कि जो एसिडिटी जो है वो मैदे की उसको रेगुलेट करती हैं। तो अल्टीमेटली खाना पीना डिस्टर्ब हो जाएगा। थर्ड मैकेनिज्म इंड्यूसिंग द नोजिया एंड वॉमिटिंग। यानी दवाई खाने के नतीजे में बंदा जो उसको इंक्लाइंड फॉर वॉमिटिंग वाली सिचुएशन हो जाएगी, उसको लगेगा कि वो वॉमिट करने जा रहा है। और वॉमिटिंग की कंडीशन में क्या है, नोजिया वॉमिटिंग में, कि नोजिया में सिर्फ लग रहा होता है कि वॉमिट आने वाली है, लेकिन वॉमिट में एक्चुअली वॉमिट हो जाती है। फोर्सफुल एक्सपल्शन होती है मसल्स की, जिसमें एब्डोमिनल कैविटी, थोरिक कैविटी और स्टोमिक के जो मसल्स हैं वो जॉइंटली वर्क करते हैं और अल्टीमेटली स्टफ जो है उसको स्टोमिक से
वो इसोफेजियल रूट से ही उसको माउथ के रास्ते एजेक्ट कर दिया जाता है। तो मेन क्या होता है, इसका नुकसान क्या होता है कि जो खाया पिया था जिसने अभी 3-4 घंटे में स्टोमक में डाइजेस्ट होना था वो बेसिकली बॉडी से एक्सपेल हो जाएगा और वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन वाली फेज पे नहीं गई थे, मेटाबॉलिज्म वाली फेज पे नहीं गए थे। अल्टीमेटली बॉडी विल सफर and weight will be reduced. Some medicines change the oral environment, like phenobarbital. Phenobarbital can cause the mouth dryness. Basically, this is an anticonvulsant. यानी जिनको दौरे शौरे पड़ते होंगे ना, वो लोग इस मेडिसिन को यूज करते हैं। तो ट्रैंकुलाइजर के तौर पे स्कून आवर कह लें मेडिसिन का काम करती है, लेकिन नेगेटिव साइड पे क्या है कि इसने माउथ को ड्राई कर देना है और अल्टीमेटली खाने को दिल नहीं करना, और जो खाया पिया होगा उसकी ट्रांसफर या फ्रॉम माउथ टुवर्ड्स द स्टोमक वो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि स्लाइवा जो है ना ये फूड को एक सेमी सॉफ्ट या बोलस फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू उसका ट्रांसफर जो है वो स्टोमक की तरफ उसका ट्रैवलिंग जो भी इजी हो जाता है। Some medicines can irritate the GIT tract और इसमें बेसिकली जो म्यूकोजल लेयर है वो डिस्टर्ब होगी और उसके नतीजे में म्यूकोजल अल्सर होने के चांसेस डेवलप हो जाते हैं। और इसके लिए जो मेडिसिन यहाँ पे लिखी गई है साइक्लोफॉस्फामाइड। साइक्लोफॉस्फामाइड इज बेसिकली medicine used for the treatment of Hodgkin disease, lymphoma and certain leukemia। यानी कैंसर की ट्रीटमेंट में, लिम्फोमा की ट्रीटमेंट में और हॉजकिन डिजीज की मैनेजमेंट में मेडिसिन यूज की जाती है साइक्लोफॉस्फामाइड। लेकिन नेगेटिव इफेक्ट क्या है इसका, अगर इसको ज्यादा यूज किया जाएगा तो अल्टीमेटली म्यूकोजल लेयर डैमेज होगी और वो किसी जगह पे भी जहाँ पे जिस ऑर्गन को वो डिस्टर्ब करेगी उसी ऑर्गन के हवाले से उसको कैंसर का नाम दे दिया जाएगा। Some medicines can cause sores or inflammation of the mouth। अब माउथ के अंदर ही अगर दाने बांध जाएं, छाले बांध जाएं, जख्म बांध जाएं, तो इंडिविजुअल कैसे वहां पे फूड को च्यू कर सकता है, मिक्स कर सकता है स्लाइवा के साथ। तो बेसिकली इससे ना सिर्फ माउथ के अंदर अल्सर होने के चांसेस हैं अगेन, बल्कि इनटेक जो है वो मेन डिस्टर्ब होगा। और इसमें जो मेडिसिन यूज की जा रही है वो है मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट इज बेसिकली अ फॉलिक एसिड एनालॉग, यानी इसका स्ट्रक्चर है वो फॉलिक एसिड की तरह ही होता है। बेसिकली ये सेलुलर रिप्रोडक्शन को इनहिबिट करता है और प्राइमरीली ये कुछ स्किन के रिलेटेड डिजीजेस के लिए, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए और इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के तौर पे जो है वो यूज होता है। पहले भी इसका जिक्र आया भी। तो मेथोट्रेक्सेट जो है ना सिर्फ टेस्ट और स्मेल को डिस्टर्ब करता है बल्कि माउथ के अंदर इन्फ्लेमेशन या सोर्स काज करता है और उसके नतीजे में भी खाना पीना डिस्टर्ब हो जाता है। अब नेक्स्ट फेज क्या आ गई, न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन होनी है और इसमें अगर आपने ड्रग लिया तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन की बात होगी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ड्रग कैन अल्टर द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन and food can alter the drug absorption. So first talk about the drug, how drug can alter nutrient absorption. For example, drugs can change the acidity of the digestive tract, especially antacids जो acidity को कम करने के लिए मेडिसिन यूज की जाती हैं, और स्पेशली अगर किसी को पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर हो चुका हो तो फिर एसिडिटी की प्रोडक्शन जो उसको लोअर करने के लिए एंटासिड्स यूज करवाई जाती हैं। अब अगर एसिडिटी कम प्रोड्यूस होगी वहां पे तो नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा कि जो खाया पिया होगा उसकी डाइजेशन अफेक्ट होगी, नंबर 1। नंबर 2, एक आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म एच पाइलोरी का नाम सुना हुआ है, जो कि स्टोमिक अल्सर का बायस भी बनता है।
ये बेसिकली इसका लोड बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा और भी हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि यहाँ पे ड्यू टू स्टेरलाइज्ड एनवायरनमेंट ऑफ स्टोमिक दे आर किल्ड, वो नहीं किल होंगे और ऑटोमेटिकली फिर वो अगर गट में मूव कर जाते हैं तो फिर वो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला काम यही है कि एसिडिटी डिस्टर्ब हो गई, खाया पिया जो था वो प्रॉपर हजम नहीं होगा और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर बॉडी नहीं जज़ब कर सकेगी और माइक्रोबियल लोड जो है वो बॉडी के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा। बाज़ दफ़ा ड्रग्स जो है वो डाइजेस्टिव जूस की सिक्रीशन को अफेक्ट कर देती हैं। यानी अगेन वही काम है, डाइजेस्टिव जूस की सिक्रीशन जो है वो अगर कम हो जाती है तो अल्टीमेटली एसिडिटी कम हो जाएगी और एसिडिटी कम हो जाएगी तो डाइजेशन जो है वो अफेक्ट होगी। तो इसमें भी मेडिसिन जो है वो सिमेटिडाइन यूज़ की गई है, जो कि एंटीसिड्स के साथ ही बेसिकली कम्बिनेशन में यूज़ की जाती है। और कब यूज़ करवाई जाती है? जब गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को इनहिबिट करना हो, स्पेशली इन द ट्रीटमेंट ऑफ ड्यूडिनल अल्सर। तो पॉजिटिव काम तो ये है कि ये ड्यूडिनल अल्सर को ख़त्म करे, लेकिन नेगेटिव काम ये क्या कर रही है कि ये फूड की डाइजेशन के लिए जो हमें एसिडिक एनवायरनमेंट था ये उसको मैनिपुलेट कर रही है। बाज़ दफ़ा ड्रग्स दे कैन अल्टर द मोटेलिटी ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और इसकी एग्जांपल इन्होंने लेग्जेटिव दी है, कब्ज़ कुशा चीज़ें जो होती हैं। लेग्जेटिव क्या करती है? दे स्पीड अप दी बाउल मूवमेंट और अल्टीमेटली क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्प्शन के लिए टाइम नहीं मिलेगा, फूड जो है वो ज़्यादा तेज़ी से गुजर जाएगी और अल्टीमेटली एब्जॉर्प्शन ही हो सकेगी न्यूट्रिएंट्स की। इसको हम मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का नाम देते हैं। Sometimes drugs can inactivate the enzyme systems, especially neomycin may reduce the lipase activity. So basically neomycin is a broad spectrum antibiotic and mainly used for skin, urinary tract and eye infections. तो अच्छा काम भी कर रही है, लेकिन नेगेटिव काम क्या कर रही है? लाइपेज की एक्टिविटी। अब लाइपेज की एक्टिविटी जब डिस्टर्ब होगी तो अल्टीमेटली फैट का मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब होगा। फैट जो है वो उसको ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करना जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। समटाइम्स ड्रग्स कैन डैमेज द म्यूकोजल लेयर, म्यूकोजल सेल्स, म्यूकोजल मेम्ब्रेन या म्यूकोसा जो है इसको आप कह लें कि ये कहीं पे भी जीआईटी सिस्टम के अंदर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। तो कीमोथेरेपी में स्पेशली म्यूकोजल लेयर को जो है वो डैमेज पहुंचने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। Binding to the nutrients, sometimes antacids they bind the nutrient like phosphorus and ultimately availability of phosphorus in the body will be reduced. Next comes the food, how food can alter the drug absorption. By same mechanism is there. Some foods have the ability to change the acidity of the digestive tract. Ultimately same mechanism will happen. So if an asthmatic patient suffering from asthma, they are using the medicines, and these are the medicines which should be released slowly. They are slow acting medicines basically. तो अब उससे क्या होगा कि उनकी जो ड्रग्स की जो है वो डाइजेशन जो है वो बेसिकली डिस्टर्ब होगी और अल्टीमेटली एस्थमेटिक पेशेंट को बेनिफिट कम मिलेगा। समटाइम्स दे स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, और इसमें भी अब सिक्रीशन जो है वो अगर स्टिमुलेट कर दी जाए, इन्हांस कर दी जाए, तो इसमें एक मेडिसिन जो है वो स्पेशली यहाँ पे लिखी गई है, जिरेजियोफ्यूलाविन, जो कि एक एंटीबायोटिक है बेसिकली, और बहुत सारे फंगस इन्फेक्शन है जो स्किन के रिलेटेड हैं, उनकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। तो बेसिकली ये अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाएगी। Altering the rate of absorption, aspirin is absorbed more slowly when taken with food. एस्पिरिन से अगर आप पेन रिलीविंग का काम ज़्यादा तेज़ लेना चाहते हैं तो ये फिर फूड के बगैर खानी होगी, और अगर फूड के साथ लेंगे तो फिर कुछ टाइम लगेगा इसको। इसी तरह बाइंडिंग ऑफ
nutrients that they can bind to the drug. For example, calcium, maybe from the milk, can bind to the tetracycline. And the tetracycline is also antibiotic and used for a broad variety of infections. Ultimately, this interaction limit the drug absorption, compete for the absorption sites in the intestine, like dietary amino acids interfere with the levodopa absorption. This way, levodopa is chiefly used for the treatment of Parkinsonism. Drugs and nutrients can interact and alter metabolism. For example, both have the same structure. So as a anticoagulant and vitamin K do. विटामिन के और एंटी जो कोगुलेंट अगर यूज किया जाता है तो बेसिकली वो एक दूसरे के लिए स्ट्रक्चर एनालॉग का काम कर सकते हैं और अल्टीमेटली दोनों का जो है वो अफेक्ट बॉडी को नहीं मिल सकेगा. Drugs can compete with each other for metabolic enzyme activity. For example, phenobarbital and folate. Ultimately, the activity of folate as well as phenobarbital both will be affected. Phenobarbital is used mostly as anticonvulsant and sedative agent. They alter the enzyme activity and contribute pharmacologically active substances. For example, monoamine oxidase inhibitors and tyramine 2. ये हम mechanism detail से next discuss करेंगे. Drug can alter nutrient excretion by altering reabsorption in the kidney. Some diuretics increase the excretion of sodium and potassium. डायरेटिक्स जब आप यूज करते हैं तो इसका मतलब यूरिनेशन बढ़ेगी और यूरिनेशन बढ़ेगी तो उसके साथ सोडियम पोटेशियम के लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. Sometimes they displace nutrients from the plasma protein carriers like aspirin displace the folate. And lastly, foods can alter the drug excretion by changing the acidity of the urine. For example, vitamin C can alter urinary pH and limit the excretion of aspirin.